नमस्कार प्रिय भैया बहन। हम लोग पिछले कक्षा में पिछले कालांश में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा पर थोड़ा सा चर्चा किया था। उससे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन पूरा पढ़ चुके हैं। असहयोग आंदोलन किस तरह से वापस लिया गया था, भयंकर हिंसा फैलने लगी थी और आंदोलन महात्मा गांधी वापस लिए थे। फिर दोबारा भी आंदोलन चला और आंदोलन को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा चलाने की बात की गई थी। सविनय अवज्ञा का प्रावधान था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना था। इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को और अच्छे तरह से चलाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया। तो सविनय अवज्ञा को अच्छी तरह से चलाने के लिए महात्मा गांधी जी उनके सामने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया और नमक सत्याग्रह चलाकर अंग्रेजों के सामने वह कानून को, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने की बात उन्होंने रखी। तो यह नमक सत्याग्रह जो था, यह नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके जरिए महात्मा गांधी ने किस तरह से अंग्रेजों के कानून को तोड़ा, इसमें हम लोग आज के चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वायसराय इरविन को एक पत्र लिखते हैं, खत लिखते हैं। इस खत में उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया था। क्या किया था? 11 मांग रखा था उनके साथ। और इस 11 मांग में जो नमक था, नमक पर जो टैक्स था, वह सबसे महत्वपूर्ण था। नमक टैक्स को खत्म करने की उन्होंने मांग को रखी थी। 10 मांग और थी जो महात्मा गांधी ने रखा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग था एक नमक पर का जो टैक्स था उसको समाप्त करना। लेकिन उस समय का जो वायसराय लॉर्ड इरविन था, वह गांधी जी के मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। इरविन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था और वह महात्मा गांधी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी इस तरह से जब देखे कि वह किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर के साथ, 78 विश्वस्त वॉलंटियर के साथ क्या किए, नमक की यात्रा शुरू कर दी। यह जो यात्रा थी वह गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी और वहां जाकर नमक बनाना था। यह यात्रा महात्मा गांधी इसलिए शुरू किए क्योंकि यहाँ नमक जो था समुद्र के किनारे जाकर स्वयं बनाना था और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक का बहिष्कार करना था। गांधी जी जब अपने आश्रम से निकले तो एक दिन में वह 10 मील चलते और 10 मील चलकर वह क्या करते थे, रात को रुक जाते और उस समय उन्हें को सुनने के लिए बहुत सारे औरत, बहुत सारे मर्द, बहुत सारे लोग आते और उनकी बात को सुनते। नमक बनाने की जो नियम था उनको के बारे में वे जानते, अंग्रेजों के जो कानून का बहिष्कार करना था उसके बारे में जानते और फिर महात्मा गांधी के टोली में वे लोग मिल जाते। इस तरह से गांधी जी 24 दिन तक यात्रा किए। कितने दिन तक? 24 दिन तक यात्रा किए और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह जो नमक बनाने का जो काम उन्होंने किया था, यहीं से क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है और अंग्रेजी कानून का यहीं से उल्लंघन होता है। अंग्रेजी कानून को यहीं से तोड़ा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहीं से शुरुआत होती है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले में किस तरह से अलग था, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस नमक आंदोलन में हजारों लोग क्या किए, नमक कानून को तोड़ा, सरकारी नमक कानून कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन काफी तेजी से फैलने लगा। जैसे जैसे आंदोलन फैलने लगा तो कानून तो तोड़ा ही गया, साथ ही विदेशी कपड़े का बहिष्कार भी किया गया। असहयोग आंदोलन भी चला था, उसमें भी बहिष्कार हुआ था, यहाँ भी बहिष्कार किया जाने लगा और शराब की दुकान की पिकेटिंग होने लगी। किसान जो थे वह टैक्स चुकाने से इनकार करने लगे। चारों तरफ लोगों को लगने लगा कि अब जो है गांधी जी की सरकार आ गई है, गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी हमारे लिए भगवान के रूप में है और अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को हमको नहीं मानना है। अब जो भी होगा, जो गांधी जी कहेंगे वही करना है। लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे और अंग्रेजों के का विरोध करने लगे। चारों तरफ बहिष्कार और चारों तरफ क्या होने लगा, कानून का विरोध होने लगा। इस तरह से जब यह विरोध चारों तरफ फैलने लगा तो औपनिवेशिक सरकार जो थी वह चिंतित होने लगी। औपनिवेशिक सरकार की चिंता होने के कारण
औपनिवेशिक सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए क्या किया, दमनात्मक नीति शुरू कर दिया। उन्होंने जब दमनात्मक नीति शुरू किया तो कांग्रेस के जितने भी विश्वसनीय नेता थे उन सारे लोगों को गिरफ्तार करने लगा। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय मित्र अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह थे उन पर सत्याग्रही थे, कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे सत्याग्रही थे, उन पर हमले किए लग गए। इस तरह से 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब कहने का मतलब यहाँ यह था कि अंग्रेजी सरकार इस तरह से इतनी घबरा गई कि लगातार कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और भी जितने भी सत्याग्रही थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख से ज्यादा लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से जितने भी भारतीय थे उन्होंने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। भारतीय का कहना था कि तुम्हारा जेल समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं है। कितने को गिरफ्तार करोगे, जितने को करना है कर लो, लेकिन हम लोग जेल में बंद होते हुए भी तुम्हारा विरोध करेंगे। इस तरह से भयानक हिंसक टकराव होने लगा और इस हिंसक टकराव को देखते हुए महात्मा गांधी एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि असहयोग आंदोलन भी हिंसा के चलते वापस लिया गया और यहाँ फिर से हिंसा होने लगी और इस हिंसक टकराव को देखते हुए महात्मा गांधी फिर से एक बार आंदोलन को वापस ले लिए। लेकिन इस बार जो आंदोलन वापस लिए, या आंदोलन सीधे वापस नहीं लिए, इस आंदोलन को वापस लेने से पहले उन्होंने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया। लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने एक समझौता किया और इस समझौते में जो पत्र था उस पर दस्तखत किया। इस समझौते को इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह गांधी इरविन समझौता काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान देंगे और भविष्य में भी यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। यह गांधी इरविन समझौता है क्या? यह गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, महात्मा गांधी जब फैलती हुई हिंसा को देख के लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किए। इस समझौता में था कि गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। क्या करेंगे? गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे और बदले में अंग्रेजी सरकार जेल में बंद जो राजनीतिक कैदी है उसे रिहा करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राजनीतिक कैदी की बात की गई है और दूसरे कैदी को नहीं छोड़ेगा। जैसे भगत सिंह थे या सुभाष चंद्र बोस थे या अन्य जितने भी इस तरह के कैदी थे उन्हें नहीं छोड़ना था। जो कांग्रेस में इस तरह के बहिष्कार में लगे हुए थे उनको छोड़ना था। जो आतंक में लगे हुए थे, जिसको आतंकवादी सिद्ध किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उस कैदी को नहीं छोड़ना था। इस तरह से गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता किया कि वह गोलमेज सम्मेलन में जाकर बात करेंगे और यहाँ राजनीतिक कैदी को छोड़ देना था। यह राजनीतिक कैदी जो था, इस पर छोड़ने की बात करते हुए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ यह बातचीत हुई थी। लेकिन दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो यह बात बीच में ही टूट गई और उनकी कोई बात नहीं मानी गई गोलमेज सम्मेलन में और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अब यहाँ जब लंदन से महात्मा गांधी वापस आए तो यहाँ देखे कि औपनिवेशिक जो सरकार है वह नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है, मतलब लोगों को और परेशान कर रहा है। गांधी जी इस तरह की स्थिति को देखते हुए दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फिर से विचार किया। आप एक बात पहले भी देखे हैं कि कोई भी आंदोलन जब प्रथम बार शुरू होता है तो उसमें ज्यादा उत्साह होता है, ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन दोबारा जब आंदोलन शुरू किया गया तो उस दोबारा के आंदोलन में लोगों ने आंदोलन को किस तरह से लिया, यहाँ दिया है कि लोगों ने आंदोलन को दोबारा किस तरह से लिया। अब पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में गुजरात के जो पटीदार थे, गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, यह काफी सक्रिय थे। यह दोनों आंदोलन के में काफी सक्रिय थे। स्वराज की लड़ाई में वह भारी टैक्स के खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि उन्हें अंग्रेजों को भारी टैक्स देना पड़ रहा है और अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हमें टैक्स से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से वे बहुत ज्यादा अपना आर्थिक सहयोग भी कांग्रेस को कर रहे थे
और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए थे। लेकिन 1931 ईस्वी में लगान घटे बिना जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई और 1932 में आंदोलन जब दोबारा शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया गया। इस तरह से गरीब जितने भी किसान थे वह जो जमीन पट्टे पर लिए हुए थे वह भी चाहते थे कि खेती में जो उनका भाड़ा देना पड़ता है, खेत के जो मालिक है उसको जो वह भाड़ा देते हैं वह नहीं देना चाहिए और खेत उनकी हो जानी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह भी इसमें जाने से हिचकिचा रहे थे। अब अगले आंदोलन में व्यापारी वर्ग की क्या स्थिति थी, व्यवसायी वर्ग क्या चाहते थे, व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, इसको देखेंगे। व्यवसायी वर्ग जो थे अपने कारोबार को फैलाने के लिए औपनिवेशिक नीति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो औपनिवेशिक सरकार के सामने व्यापारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। वे विदेशी वस्तु के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय में बदलाव लाना चाहते थे। क्या चाहते थे? विदेशी विनिमय में बदलाव लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1937 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया था। लेकिन प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने इतना आर्थिक सहायता दिया था, कांग्रेस को आर्थिक सहायता दिया था आंदोलन चलाने के लिए, लेकिन जब उनकी स्थिति को सुधारे बिना आंदोलन रुक गया और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो व्यावसायिक संगठनों का भी उत्साह मंद पड़ गया और यह व्यावसायिक संगठन जो थे अब दोबारा आंदोलन में आने से छिटकने लगे थे। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो शुरू में स्थिति थी वह बाद में नहीं रही। यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी? महिलाएं भी इस आंदोलन में प्रथम में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, परंतु गांधी जी का मानना था कि औरत घर की जिम्मेदारी संभाले यही अच्छा है, इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को नहीं रखा गया था। तब जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाएं भी इस आंदोलन में भाग लेने से हिचकिचा रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सीमाएं थी वह कहां तक थी? क्या सभी लोग इसमें भाग ले रहे थे? संपूर्ण देश के सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग इसमें भाग ले रहे थे। इनकी सीमाएं कितनी थी? इनकी सीमाएं बहुत सीमित थी, सभी लोग इसमें भाग नहीं ले रहे थे। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग भाग नहीं ले रहे थे। कांग्रेस जो था वह लंबे समय तक दलित पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथी से कांग्रेस डरी हुई थी और वह नहीं दलितों पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। मतलब अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना, छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत सारे जो दलित के नेता थे वे अपना अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाह रहे थे। वे अब कांग्रेस के अंदर रहकर काम करना नहीं चाहते थे। ऐसे ही राजनीतिक नेता के में सबसे महत्वपूर्ण थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था दमित वर्ग एसोसिएशन। क्या नाम था? दमित वर्ग एसोसिएशन। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देंगे। दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। उनका सोच था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। जब ब्रिटिश सरकार अंबेडकर जी की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। ब्रिटिश सरकार अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात मांग ली। क्यों मान ली? इसलिए कि वो फूट डालो राज करो की नीति उसकी थी। ब्रिटिश सरकार तो चाह ही रही थी कि आपस में लड़े, आपस में फूटे और हमारा राज हो, लेकिन गांधी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और अंततः अंबेडकर गांधी जी की राय को मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। यह पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूना पैक्ट में 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किया गया, इसमें दमित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीट मिल गई। आज हम लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, यह आरक्षण की शुरुआत यहीं से हुई थी। अलग निर्वाचन मंडल बनाने की बात न होकर आने वाले समय में
प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीट मिलेगा और दलितों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इस तरह से दलित के लिए अलग से आरक्षण की बात कही गई, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इधर मुस्लिम समुदाय की क्या स्थिति थी, मुस्लिम संगठन की क्या स्थिति थी। आप पहले पढ़े हैं कि जब असहयोग और खिलाफत चल रहा था, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता अली बंधुओं के साथ कायम की गई थी और संपूर्ण देश का भ्रमण किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता भी कायम हुई थी खिलाफत आंदोलन में, और संपूर्ण देश का भ्रमण हिंदू मुस्लिम के साथ के लिए किया गया था। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो आ गई थी। और मुस्लिम लीग जो मुसलमान का सबसे बड़ा संगठन था, उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना, इनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मतलब अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, मुसलमान भी अलग निर्वाचिका की मांग कर रहे थे, दलित भी अलग निर्वाचिका की मांग कर रहे थे, तो देश तो टुकड़े टुकड़े में होना था। इस बात को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता में विवाद हो गया था। पृथक निर्वाचिका की जो मांग थी, इस पर विवाद हो गया और दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ता गया और अंततः यह पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर समाप्त हुआ। तो हम लोग अभी आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ मुख्य रूप से यह राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। और इस राष्ट्रवाद को लाने में विभिन्न आंदोलन का किस तरह से सहयोग रहा था, चाहे वह सत्याग्रह हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, सभी आंदोलन को लोगों ने किस रूप में लिया था। लोगों ने आंदोलन को जब अपने अपने स्वार्थ के रूप में लिया था, तब आंदोलन बार बार समाप्त करना पड़ रहा था। और लोगों ने आंदोलन को अगर सामूहिक एकता के रूप में लिया था या संपूर्ण देश के रूप में लिया था, तब जाकर 1947 में हमारा देश आजाद भी हुआ था। तो यहाँ हम देखेंगे कि आंदोलन किस रूप में लिया गया था, लोगों ने आंदोलन को किस रूप में लिया था, क्या लोगों में राष्ट्रीयता का भाव आया था कि नहीं आया था। राष्ट्रीयता की भाव अगर नहीं आती तो 1947 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ। भले ही लोगों ने अपने अपने अलग अलग रूप में आंदोलन लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी किया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। संपूर्ण देश के लोगों के लिए जब यह सामूहिक अपनेपन की भाव आया तो राष्ट्र की जो चेतना थी वह जगी और हमें आजादी भी मिल गई। तो यह भाव कैसे आता है? राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वह एक ही राष्ट्र के अंग है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुआ था, चाहे वह असहयोग आंदोलन जैसे संघर्ष हो या सविनय अवज्ञा हो। इन सभी संघर्षों के द्वारा ही सामूहिक अपनेपन का यह भाव पैदा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। उन्हें उदाहरण स्वरूप यह राष्ट्रवाद किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया था, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की पहचान, भारत माता की का छवि, यह सब राष्ट्र का रूप लेने लगा था। किसी ने भारत माता को डायरेक्ट देखा नहीं था। यहाँ की धरती, यहाँ के पेड़, यहाँ के जो संसाधन, यहाँ के जितने भी चीज थे, उन सबको हमने माँ के रूप में स्वीकार किया था। और यह भारत माता की जो तस्वीर बनी थी, इस भारत की जो तस्वीर बनी थी, उसको हमने भावना से जोड़कर क्या किया था कि भारत माँ को माता का रूप प्रदान किया था और इस तरह से हमें आजादी की लड़ाई में काफी यह सहयोग मिला था। तो भारत माता की तस्वीर सबसे पहले किसने बनाई थी? भारत माता की तस्वीर सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि बनाया था। दोबारा जो भारत माता की छवि बनाई गई थी, विख्यात छवि बनाई गई थी, वह अब बनाया गया था। और इस मातृ छवि को लोगों में, मातृ छवि के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव आया था और राष्ट्रवाद में आस्था का जो यह प्रतीक था, यह माता के रूप में जो लोग अपने देश को मान रहे थे, यह राष्ट्रवाद के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था।
इस प्रकार बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर लोक गाथा को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए कई प्रतीक चिन्ह के बारे में और ज्यादा जागरूक करने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा भी तैयार किया गया। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाला बहुत सारे आवाजों का पुंज था। कहने का मतलब है कि अब जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक सरकार से मुक्ति चाह रहा था, अर्थात लोगों के मन में किसी न किसी रूप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। और यही राष्ट्रीयता की भावना का विकास लास्ट में आप पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे या आगे जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। फिर से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 में यह हुआ और उसके बाद फिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। जब तक हम सब देश के संपूर्ण जनता, संपूर्ण लोग सारे एक नहीं हुए, सभी में अपनेपन का यह भाव नहीं आया, औपनिवेशिक सरकार से मुक्ति की यह चाह नहीं आई, तब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। जब हम सभी लोगों में यह भाव आ गया, चाह आ गया, हम एक राष्ट्र के अंग हैं, हमारा राष्ट्र एक है, और संक्षेप में जब यह संपूर्ण राष्ट्र औपनिवेशिक शासन की मुक्ति की चाह रखने लगा तो अंतोगत्वा 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। बस आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आज इतना ही। आप अभ्यास का क्वेश्चन बना लेंगे और बीच का क्वेश्चन भी आप बना चुके होंगे। इस चैप्टर में आप कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हो गया। आप मन लगाकर जरूर पढ़ेंगे।